मैम। यस मैम। ओके, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है सल्फ्यूरिक एसिड की सिंथेसिस। अब कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो हम पढ़ेंगे डिटेल में और उसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट प्रोडक्ट की सिंथेसिस कैसी है। जो पहला प्रोडक्ट है जिसकी इंडस्ट्री हम डिटेल में स्टडी करेंगे वो है सल्फ्यूरिक एसिड की सिंथेसिस। सल्फ्यूरिक एसिड का आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा जिसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं, जिसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन करा के ओलियम बनाते हैं और ओलियम की फिर वाटर के साथ रिएक्शन करा के हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को अगर देखा जाए तो किसी भी कंट्री में कितना सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वो इनडायरेक्ट वे में हमें उस कंट्री की इकोनॉमी के बारे में बताता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड किसका माइक चल रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड को हम फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं, एज अ एसिड लैब रिएजेंट के तौर पर यूज करते हैं, हैवी केमिकल्स की सिंथेसिस में यूज करते हैं, डाइज में, कोल्ड प्रोडक्ट्स में और प्लास्टिक्स में। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पर आप सल्फ्यूरिक एसिड को एज अ रिएजेंट के तौर पर यूज करते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए यूज करते हैं, एज अ सॉल्वेंट के तौर पर यूज करते हैं। इसके अलावा इसको रिफाइनिंग ऑफ ऑयल में भी यूज किया जाता है, लेदर टैनिंग में यानी कि लेदर इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है, मेटलर्जिकल ऑपरेशन में सल्फाइड्स को सल्फेट्स में चेंज करने के लिए यूज किया जाता है और इसके अलावा भी इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोसेस हम दो वे में इसकी सिंथेसिस पढ़ेंगे कि हम सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एक है लेड चैम्बर प्रोसेस और दूसरा है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। आज जो हम डिटेल में पढ़ेंगे दैट इज लेड चैम्बर प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड की सिंथेसिस में हम क्या करेंगे, हम सल्फर डाइऑक्साइड लेंगे SO2, पहले उसको सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज करेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, यू विल गेट सल्फ्यूरिक एसिड। देखने में सिंपल सा प्रोसेस है लेकिन प्यूरिफिकेशन में और डिफरेंट चेंबर्स के अंदर इसका रिएक्शन करवाया जाता है तो वो टाइम कंज्यूमिंग है। सल्फर डाइऑक्साइड को हम डिफरेंट सोर्सेज से लेते हैं। सबसे पहले आपने सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से लेना है, समटाइम हम सल्फर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के सल्फर डाइऑक्साइड लेते हैं, समटाइम हम सल्फाइड ओर से सल्फर डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पर लेते हैं वहां से। लेड चैम्बर प्रोसेस का नेम जो है वो लेड चैम्बर क्यों कहा जाता है, इसको लेड चैम्बर इसलिए कहा जाता है कि जो चैम्बर इसमें यूज किया जाता है एसिड के सिंथेसिस के लिए वो चारों तरफ से लेड कोटेड है, यानी कि वो लेड के ब्रिक्स के साथ मिलकर बना है, क्योंकि लेड जो है वो नॉन रिएक्टिव है विद सल्फ्यूरिक एसिड। इसलिए रिएक्शन में अगर सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, क्योंकि हम सल्फ्यूरिक एसिड ही बनाने जा रहे हैं, जो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा वो अपने कंटेनर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकेगा। अगर यही कंटेनर आयरन का होता, स्टील का होता या ब्रिक्स का होता तो वहां ये रिएक्शन शो करता सल्फ्यूरिक एसिड अपनी वॉल्स के साथ। इसलिए इसके चेंबर के बेसिस पे हम इस प्रोसेस को लेड चेंबर प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो है सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड का NO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ, तो वो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा NO। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड का फिर स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड आएगा। ये जो NO आएगा जो कि रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, इसको वापस NO2 में चेंज किया जाएगा ताकि वो वापस सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर सके इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। इसको वापस NO2 में चेंज किया जाता है और वापस फर्स्ट चेंबर में लेकर जाया जाता है जहां वो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अगेन रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज होता है। यानी कि ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास 3 स्टेप में हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड के NO2 के साथ रिएक्शन करा के सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाए, NO बनाए, इस NO को ऑक्सीडाइजिंग चेंबर में ले जाए, वहां ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए, NO2 बनाकर वापस पहले चेंबर में ले आए। दूसरे चेंबर में जो ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड आएगी उसको हम पुश करेंगे सेकंड चेंबर में जहां वाटर होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। इसका रिएक्शन कराया जाएगा और आपके पास सेकंड चेंबर में सल्फ्यूरिक एसिड आएगा। यानी कि इसमें NO जो है वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या NO2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज कर रहा है। NO2 को हम नाइट्रोजन परऑक्साइड भी कहते हैं। मोस्ट कॉमनली आपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका नेम सुना होगा, लेकिन हम इसको नाइट्रोजन का परऑक्साइड भी कहते हैं, जो कि रिएक्ट करता है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, उसको SO3 में चेंज करता है। ये SO3 स्टीम के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। नाइट्रोजन परऑक्साइड जो है, जो कि NO2 था, वो खुद किस में चेंज हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड में रिड्यूस हो गया, क्योंकि इसने ऑक्सीडेशन कर दी है SO2 की इनटू SO3।
अब NO2 को हमें दोबारा ऑक्सीडाइज करना है और इसको दोबारा ऑक्सीडाइज करने के लिए हम एक अलग से ऑक्सीडाइजिंग चेंबर बनाते हैं जहां पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं और NO को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के NO2 में चेंज करते हैं। ये जो तीनों प्रोडक्ट लिखे गए हैं, इन प्रोडक्ट के साथ अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की सिंथेसिस कर रहे हैं तो इस रिएक्शन को नेम दिया जाता है बर्जीलियस मैकेनिज्म। आपकी बुक में नहीं मेंशन, लेकिन जब हम इन 3 स्टेप्स में रिएक्शन को कंडक्ट करवाते हैं तो इस रिएक्शन का नेम है बर्जीलियस मैकेनिज्म। एक ये मैकेनिज्म है। दूसरा मैकेनिज्म ये नीचे दिया गया है जिसको हम कहते हैं डेवी एंड लॉन्च मैकेनिज्म। डेवी एंड लॉन्च मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली हम NO का नाइट्रिक ऑक्साइड के NO2 के साथ रिएक्शन करा के डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड बनाते हैं। ये डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड एक ही ऑक्सीजन के साथ मिलकर, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलकर और वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। दिस इज नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड, इंटरमीडिएट है। इस नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे हम स्टीम के साथ तो ये आपको सल्फ्यूरिक एसिड देगा, NO देगा और NO2 वापस देगा। इन दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पर हम कहीं भी ऑक्सीजन नहीं यूज कर रहे, हम NO और NO2 के रिएक्शन से N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड बना रहे हैं। इस डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड ट्राईऑक्साइड का फिर रिएक्शन ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो जो कि एक इंटरमीडिएट बना रहे हैं जिसको हम कहते हैं नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी फिर हम वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड देगा। अगर आप ये रिएजेंट्स यूज कर रहे हैं तो इस रिएक्शन का नेम है डेवी एंड लॉन्च मैकेनिज्म, और अगर आप ऊपर वाले रिएजेंट यूज करें तो इस रिएक्शन का नेम है बर्जीलियस मैकेनिज्म। दोनों की केमिस्ट्री ऑलमोस्ट सेम है, दोनों रिएक्शंस को हम लेड चेंबर प्रोसेस के अंदर ही कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, अब हम अपने लेड चेंबर प्रोसेस की बात करते हैं कि ये तो थी इसके रिएजेंट्स की केमिस्ट्री के, आपने रिएजेंट्स कौन से यूज करने हैं और उन रिएजेंट्स का आपस में रिएक्शन कैसे होगा। अब हम बारी बारी देखेंगे कि हर कंपार्टमेंट में जब एक लेड चैम्बर बनाया जाता है तो उसके हर कंपार्टमेंट में रिएक्शन कैसे होता है। लेड चैम्बर का जो पहला पार्ट है उसको हम कहते हैं पाइराइट बर्नर। पाइराइट जो है वो आयरन पाइराइट की ओर है, आयरन सल्फाइड जिसको हम कहते हैं, या किसी भी सल्फाइड बेस ओर को हम बर्न करवाएंगे। पाइराइट बर्नर जो है वो सोर्स है हमारे लिए सल्फर डाइऑक्साइड का, यानी कि पाइराइट बर्नर का जो बेसिक काम है, इस कंपार्टमेंट का जो बेसिक काम है वो आपको लेड चेंबर प्रोसेस के अंदर SO2 की सप्लाई देगा। पाइराइट बर्नर का अगर इनर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ब्रिक्स फर्नस है जहां पर हम यहाँ तो सल्फर का डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के SO2 बनाते हैं, या फिर हम ये रिएक्शन यहाँ पर गलत लिखा गया है, इसको इसकी करेक्शन कर लें। दिस इज FeS2, आयरन सल्फाइड है ये FeS2। FeS2 का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, FeS2 का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के यू विल गेट आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि पाइराइट बर्नर जो है वो सोर्स है किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का। यहाँ पर हम अपना पहला इंग्रेडिएंट प्रिपेयर करने जा रहे हैं, इसलिए इसको पाइराइट बर्नर कहा जाता है। ये दो तरीकों से आप यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करा सकते हैं, या आप सल्फर का डायरेक्ट ऑक्सीजन से रिएक्शन करा लें, यू विल गेट SO2, या फिर आप आयरन पाइराइट FeS2 इसकी करेक्शन कर लें। दिस इज FeS2, ये FeSO2 नहीं है, दिस इज FeS2, आयरन पाइराइट है जिसका रिएक्शन कराना है ऑक्सीजन के साथ, यू विल गेट आयरन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। पहले चैम्बर का काम कंप्लीट हुआ, ये आपको SO2 का सोर्स देगा। अब SO2 को हमने रिएक्शन करवाना है, देखें NO2 के साथ रिएक्शन कराना है तो आपके पास आएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड NO। इट मीन कि अब आपने सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराना है NO2 के साथ। NO2 को प्रिपेयर करने के लिए हम जो चेम्बर यूज करते हैं उसको हम कहते हैं नाइटर पोर्ट। पाइराइट बर्नर के बाद जो अगला चेंबर आएगा डेट इज नाइटर पोर्ट। यहाँ पर आप सोडियम नाइट्राइड को या पोटाशियम नाइट्राइड को गर्म करते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड तो आपके पास HNO3 आता है। ये जो नाइट्रिक एसिड है अब ये सोर्स बनेगा NO का और NO2 का, यानी कि आप डायरेक्ट NO2 नहीं प्रोड्यूस करवा सकते या डायरेक्ट NO2 का रिएक्शन नहीं करवा सकते। यहाँ पर हमारे पास जो NO2 का सोर्स है डेट इज नाइटर पोर्ट, जिसमें हम NaNO3 को या KNO3 को गर्म करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इसको गर्म करेंगे यू विल गेट सोडियम बाइसल्फाइड और आपके पास नाइट्रिक एसिड आएगा। ये नाइट्रिक एसिड
जब बनेगा तो पीछे वाले कंपार्टमेंट से क्या हम ऐड करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड ऐड करेंगे। यानी कि एक वॉल्व होगा पिछले चेंबर में और अगले में हम आहिस्ता आहिस्ता वॉल्व ओपन करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड पिछले चेंबर से नाइटर पोर्ट वाले चेंबर में आएगा, यहाँ पर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड देगा, वाटर देगा और साथ में बाय प्रोडक्ट के तौर पर NO और NO2 आएगा। अब ये NO और NO2 सोर्स है मजीद पीछे वाले चेंबर से जो SO2 आ रहा है उसके साथ रिएक्ट करने का। अगर आप यहाँ डायरेक्ट NO और NO2 इंट्रोड्यूस करवाते तो वो फौरी तौर पर सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आपको सल्फ्यूरिक एसिड दे देता। यहाँ पर हम सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज कर देता। यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा NO और NO2 बन रहे हैं जो कि कंटिन्यूसली पीछे वाले चेंबर से आने वाले सल्फर डाइऑक्साइड को कंटिन्यूसली SO3 में चेंज करते रहेंगे और SO3 की कंसंट्रेशन को राइज करेंगे। नाइट्रिक एसिड की प्रेपरेशन का यहाँ पर फायदा ये है कि ये आपको साइड प्रोडक्ट के तौर पर NO और NO2 दे रहा है जो कि एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस रिएक्शन का, क्योंकि एक्चुअल वे में हमें NO और NO2 ही चाहिए था सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज करने का। तो यहाँ दो तरह से आपका सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज होगा। एक तो स्टेप में नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है जो वो भी सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, और NO और NO2 वो भी आपस में रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करें, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो नाइटर पोर्ट के अंदर पहले स्टेप में आप नाइट्रिक एसिड बनाएंगे और दूसरे स्टेप में नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन से आप SO3 बनाएंगे। दो रीजेंट्स आपके पास सिंथेसाइज हो गए। पहला आपके पास पाइराइड बर्नर में हमने सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करवाया है डायरेक्ट रिएक्शन से सल्फर के और ऑक्सीजन से, या फिर आयरन पाइराइड को गर्म करके। दूसरा रिएक्शन जिसको हम नाइटर पोर्ट कह रहे हैं उसके अंदर हमने नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस कराया है और नाइट्रिक एसिड जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड दे रहा है और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड दे रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे रहा है जो कि रिएक्ट करेगा फर्दर पीछे वाले चेंबर के SO2 के साथ और फर्दर आपको SO3 की हाईएस्ट कंसंट्रेशन देगा। ये आपके दो इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर हो गए रिएक्शन में जो हमें चाहिए, जो कि हमारा रॉ मटेरियल है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड की सिंथेसिस में चाहिए। अब सिर्फ ये काम है कि आपके पास ये जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड, अब हम इस सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्टीम के साथ यानी कि आने वाले चेंबर में अगला जो चेंबर है जिसको हम ग्लोवर टावर कहते हैं, यहाँ पर हम हॉट वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगे। स्टीम के साथ रिएक्शन में आपके पास आपका प्रोडक्ट आएगा सल्फ्यूरिक एसिड। जी क्लास यहाँ तक समझ लग गई? मैम ये जो है पाइराइड बर्नर्स और नाइटर पोर्ट्स, इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं बस, थोड़ा सा बस। पाइराइड बर्नर हम कहते हैं। पाइराइड का मतलब है कि ये ऐसी और है जो सल्फाइड बेस हो रहा है। हम यहाँ पर ले रहे हैं आयरन सल्फाइड। ये करेक्शन कर लें सब स्टूडेंट्स, ये FeS2 है, आयरन सल्फाइड है। यहाँ दो तरीकों से हम सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कराएंगे। सल्फर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के तब भी सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। आयरन पाइराइड को गर्म करना शुरू कर दें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि रोस्टिंग करें, जैसे मेटलर्जिकल के प्रोसेस में हम और सल्फाइड बेस और को ऑक्साइड में चेंज करते हैं, तो ये वहां से उसका बाय प्रोडक्ट है SO2। यानी कि इस और को हम सेपरेट कर लेते हैं, आयरन की मेटलर्जी के लिए अलग कर लेते हैं और यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट सोर्स के तौर पर यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की सिंथेसिस में। ये था पाइराइड बर्नर का काम। सेकंड जो था वो नाइटर पोर्ट था, क्योंकि अब हमने इस सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराना है NO2 के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ, ताकि हम इसको नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में चेंज कर सकें। देखिए ऊपर वाले स्टेप में हमने नाइट्रस सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराया NO2 के साथ, हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड आया और नाइट्रिक ऑक्साइड आया। यहाँ पर जो हमारे पास नाइटर पोर्ट में रिएक्शन हो रहा है वो ये है कि हम NaNO3 सोडियम नाइट्राइड का या KNO3 का रिएक्शन करा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। नो डाउट हम सल्फ्यूरिक एसिड ही बनाने जा रहे हैं और हमारे रीजेंट के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड यूटिलाइज भी हो रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, यू विल गेट नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड पीछे वाले चैम्बर पाइराइड बर्नर से जो सल्फर डाइऑक्साइड आ रहा है उसके साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा, साथ में वाटर बनाएगा और साथ में NO और NO2 बनाएगा। इस वाटर को फिर हम बॉयलर के अंदर स्टीम में चेंज करेंगे। ये NO और ये जो NO2 आएगा ये वापस इस SO2 जो पीछे वाले चेंबर से आ रहा है उसके साथ रिएक्ट करके वापस SO3 बनाएगा और नाइटर पोर्ट में अच्छी खासी क्वांटिटी में आपके पास SO3 बनेगा। दो वजूहात से, एक HNO3 की वजह से और एक NO2 की वजह से, जो इसी का साइड प्रोडक्ट था। ठीक है, अब हम ग्लोवर टावर के अंदर रिएक्शन कराएंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड का और वाटर का, यानी कि स्टीम का रिएक्शन कराएंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड से।
के साथ, लेकिन ग्लोबल टावर जो है वो 2 चेंबर्स के साथ कनेक्टेड है। इसलिए ग्लोबल टावर डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस करूंगी लेड चैम्बर, क्योंकि लेड चैम्बर के प्रोडक्ट और गेल एसिक टावर के इंग्रेडिएंट्स, गेल एसिक टावर का जो प्रोडक्ट आएगा और जो लेड चैम्बर का प्रोडक्ट आएगा, ये दोनों प्रोडक्ट, इन दोनों चैम्बर्स के प्रोडक्ट ग्लोबल टावर में आके कलेक्ट होंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। इसलिए हम पहले लेड चैम्बर को डिस्कस करेंगे, फिर हम गेल एसिक टावर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अपने वापस ग्लोबल टावर की तरफ आएंगे। हमारे पास ठीक है। रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा था सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिसका हमने करवाना है रिएक्शन स्टीम के साथ। अभी इस ग्लोबल टावर वाली लाइन को हम काट देते हैं। आपके पास है रिएक्शन में SO2 है, कुछ अनरिएक्टेड ऑक्सीजन गैस है, NO है, NO2 है, मॉइस्चर है। इसको हमने लेड चैम्बर के अंदर से गुजारना है। लेड चैम्बर मतलब अब आप अपनी डायग्राम में देखें, ये इसकी फ्लोशीट डायग्राम है। ये जो 3 दरमियान में चैम्बर लगे हैं ये लेड चैम्बर है, ये वाला जो साइड पे लगा है गेल एसिक टावर है, और इस साइड पे जो लेफ्ट साइड पे लगा है इसको हम ग्लोबल टावर कहते हैं। पहले हम रिएक्शन करा रहे हैं इस चैम्बर के अंदर, दैट इज लेड चैम्बर। अगर आप लेड चैम्बर में देखें तो लेड चैम्बर में जो आपके पास आपके इंग्रेडिएंट है, वो यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट आएंगे वो है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है, NO है और O2 है। यानी कि यहाँ पर जो अनरिएक्टेड गैसेस पीछे से रह जाएंगी वो लेड चैम्बर वाले बॉक्स में आके रिएक्ट करके, पहले तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड फिर यहाँ से वाटर का इनलेट आपको नजर आएगा, ये वाटर है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, स्टीम की फॉर्म में नीचे आएगा। तीनों चेम्बर्स के अंदर आपके पास क्या चीज है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, NO है और O2 है, जो कि पहले स्टेप में रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएंगे। सल्फर ट्राइऑक्साइड ऊपर वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। यहाँ जो सल्फ्यूरिक एसिड आएगा वो ऑलमोस्ट 50% सल्फ्यूरिक एसिड है, बाकी उसके अंदर अनरिएक्टेड इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। जो 50% सल्फ्यूरिक एसिड आएगा उसको यहाँ से हम वापस ग्लोबल टावर के अंदर भेजते हैं। ग्लोबल टावर का काम हम बाद में देखते हैं, बस आपने ये अभी याद रखना है जहन में कि हम लेड चेम्बर में किसका रिएक्शन करा रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, NO का और NO2 के रिएक्शन से पहले स्टेप में हम सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं जो अनरिएक्टेड पीछे से गैसेस रह गई थी। सल्फर ट्राइऑक्साइड स्टीम के साथ रिएक्ट करके आपको 50% सल्फ्यूरिक एसिड दे रहा है। ये सिर्फ 50% सल्फ्यूरिक एसिड को हम ग्लोबल टावर में वापस भेज रहे हैं, ये यहाँ से वापस ग्लोबल टावर में भेज दिया। अब हम देखते हैं गेल एसिक टावर का क्या काम था। गेल एसिक टावर जो है, यहाँ पर पीछे हमने एक रिएक्शन पढ़ा है जिसमें हमने कहा है कि यहाँ पर नाइट्रोसोनियम सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा। ये नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड किसके रिएक्शन से, SO2 के रिएक्शन से, N2O3 के रिएक्शन से, ऑक्सीजन के रिएक्शन से, वाटर से। ग्लेल एसिक टावर में आपने ये प्रोड्यूस कराना है, नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस कराना है। अब आप ये इक्वेशन जहन में रखें और हम ये वाला काम यहाँ पर करेंगे गेल एसिक टावर से। गेल एसिक टावर में अब इन गैसेस के रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस होगा, नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगा। नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड यहीं पे स्टीम के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। यहाँ से जो सल्फ्यूरिक एसिड आएगा वो ऑलमोस्ट 60% तक होगा, उसको हम वापस ग्लोबल टावर में भेज देते हैं फर्दर प्यूरिफिकेशन के लिए। लेड चैम्बर का काम खत्म, ग्लोबल टावर का काम खत्म, सॉरी ग्लेल एसिक टावर का काम खत्म। ग्लेल एसिक टावर का यहाँ एक और काम है, एक्चुअली इसका जो बेसिक काम है वो पीछे से जो अनरिएक्टेड गैसेस रह जाती हैं जिसमें हमारे पास NO है, ऑक्सीजन है या कोई और इम्प्यूरिटीज इन द फॉर्म ऑफ गैसियस अगर बन रही है साइड प्रोडक्ट के तौर पर, समटाइम कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, हम उसको रिएक्शन के अंदर से एलिमिनेट कराते हैं। टू स्टैक का मतलब है यहाँ से जो अनरिएक्टेड गैसेस है वो निकलती जाएंगी और जो लिक्विड फॉर्म में यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड आएगा उसको हम वापस ग्लोबल टावर में भेजेंगे। लेड चैम्बर का सल्फ्यूरिक एसिड वापस ग्लोबल टावर में गया। गेल एसिक टावर के अंदर जो रिएक्शन हुआ है वो नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर के साथ हुआ है, बनाया इसने भी सल्फ्यूरिक एसिड है और जो अनरिएक्टेड गैसेस थी वो इसने चिमनीज के थ्रू हम बाहर भेज देते हैं। वैसे गेल एसिक टावर का बेसिक काम अनरिएक्टेड गैसेस को रिएक्शन में से निकालना है ताकि वो मजीद प्रोडक्ट ना बना सके, और गेल एसिक टावर का कोई ऐसा कोई खास काम नहीं है। यहाँ से जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड आया अब हमने ग्लोबल टावर में भेज दिया। अब ग्लोबल टावर में आपके पास 2 तरह के सल्फ्यूरिक एसिड है, एक लेड चैम्बर से सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है जिसकी कंसंट्रेशन 50% है, और एक गेल एसिक टावर से सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है जिसकी कंसंट्रेशन 60% से कम भी हो सकती है और समटाइम्स ज्यादा भी है, डिपेंड करता है रिएक्शन की यहाँ कितने पोटेंशियल के साथ रिएक्शन हुआ है।
अब ग्लोबल टावर के अंदर खुद भी पीछे से पाइराइड बर्नर के साथ भी अटैच है और पीछे से ये नाइटर पोर्ट के साथ भी कनेक्टेड है। ग्लोबल टावर खुद भी पीछे से पाइराइड बर्नर के साथ भी अटैच है और नाइटर पोर्ट के साथ। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसका मतलब है ये पीछे नाइटर पोर्ट के साथ अटैच है। SO2 का मतलब है ये पीछे पाइराइड बर्नर के साथ अटैच है। ग्लोबल टावर के अंदर पीछे से 2 कंसंट्रेशन आ रही है सल्फ्यूरिक एसिड की। खुद इसके अंदर क्या कलेक्ट हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और SO2। पहले ये दोनों मिलकर SO3 बनाएंगे, वाटर का सप्लाई होगा अगेन और यहाँ भी कुछ अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा इस चेंबर के अपने रिएक्शन से। वैसे ग्लोबल टावर का जो मेजर काम है वो है पीछे वाले गेल एसिड टावर और लेड चेंबर से सल्फ्यूरिक एसिड को कलेक्ट करना है, लेकिन ये चेंबर भी पीछे से नाइटर पोर्ट के साथ और पाइराइड बर्नर के साथ कनेक्टेड है, जिसकी वजह से यहाँ भी कुछ अमाउंट में रिएक्शन होने की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। यहाँ से जो सल्फ्यूरिक एसिड आएगा उसको यहाँ से कलेक्ट किया जाता है और उसको कूल किया जाता है। जो यहाँ पर आपके पास ग्लोबल टावर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड आएगा उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 130 से 150 तक होगा। ग्लोबल टावर का जो टेम्परेचर है वो 130 से 150 तक होगा। आगे कंडेंसर लगा दिए जाते हैं जिनके बाहर ठंडा पानी सर्कुलेट करता है और जो वेपर्स आ रहे हैं उनका टेम्परेचर जो है वो अबाउट आप 30 से 35 या 40 डिग्री तक उसको कूल डाउन करते हैं। यहाँ जो सल्फ्यूरिक एसिड आएगा इतनी रिफाइनिंग के बावजूद आप ये गलत लिखा है 60% लिखा है, यहाँ जो कंसंट्रेशन आएगी वो सल्फ्यूरिक एसिड की अबाउट 80% सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन आएगी। इतना सारा काम करने के बावजूद भी आपके पास आपका 90% सल्फ्यूरिक एसिड रिकवर नहीं हुआ। उसके बाद फिर ये जो सल्फ्यूरिक एसिड आता है इसके अंदर आपके पास इंप्योरिटीज रह जाती हैं। आर्सेनिक ऑक्साइड की इंप्योरिटी आती है, लेड सल्फेट की इंप्योरिटी आती है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एज इंप्योरिटी के तौर पर एक्ट करते हैं, जिनको हम फिर आगे प्यूरिफिकेशन चेंबर में लेकर जाते हैं। प्यूरिफिकेशन चेंबर में जाके हम इन तीनों इंप्योरिटीज को रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद जो सल्फ्यूरिक एसिड आएगा उसकी कंसंट्रेशन अबाउट 85% तक जाएगी, क्योंकि इंप्योरिटीज रिमूव करने के ड्यूरिंग आपके पास बाय प्रोडक्ट के तौर पर वाटर कलेक्ट होगा जो कि आपके एसिड को क्या करेगा, डाइल्यूट करेगा। फिर इस डाइल्यूट एसिड में से हम ड्राई गैसेस पास कराते हैं कि टिल के हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो 90% तक या 95% तक प्योर हो जाए। ये था एक सिंपल सा लेआउट लेड चेंबर प्रोसेस का। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि पीछे रिएक्शन में क्या हुआ है। बस मैंने अभी आपको डायग्राम समझानी थी, समझ लग गई? जी मैम, ये यहाँ पे नाइट्रस विट्रोल क्या है? कहाँ पर? मैम ये क्वेश्चन नाइट्रोसोविट्रो, यहाँ से जो नाइट्रोसोनियम सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है जो जेल टाइप मटेरियल आएगा उसी को कहते हैं। ठीक है, वो उसके फ्यूम्स उस फॉर्म में भी जाएंगे और उसके फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में भी जाएंगे। ठीक है, कुछ जो अनरिएक्टेड रह जाएगा। ओके, हम बात करते हैं अब पहले लेड चेंबर की। लेड चेंबर में हमारे पास गैसेस का रिएक्शन हो रहा था, सल्फर डाइऑक्साइड था, ऑक्सीजन था, NO था और NO2 था। हमने इसको लेड चेंबर के अंदर से गुजारा जो कि लेड से बना है और वुडन फ्रेम के साथ सपोर्टेड है। स्टीम फ्लो करेगी लो प्रेशर बॉयलर्स के थ्रू और हम इसके अंदर फाइन स्प्रे वाटर ड्रॉपलेट्स आपने गुजारने हैं इसके अंदर से। और सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा SO2 के रिएक्शन के साथ। SO2 जो है वो पहले O के साथ मिलकर SO3 बनाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप इसके रिएक्शन लिख भी सकते हैं कि इस स्टेप में पहले SO2 इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर SO3 बना दे या NO2 के साथ मिलकर SO3 बना दे। SO3 जो है वो वाटर के साथ मिलकर क्या बना दे, सल्फ्यूरिक एसिड बना दे। लेड चेंबर में जो सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन है वो है 60 to 70%। इस लेड चेंबर वाले सल्फ्यूरिक एसिड को हम कहाँ सेंड करते हैं, ग्लोबल टावर के अंदर भेजते हैं। मैम वहाँ पे लिखा 50% लेड चेंबर जो है 50% है। इस बुक में ना थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, आप इसको 50% ही कंसिडर करें। ठीक है, ठीक है। गेल एसिड टावर की बात करते हैं। फिर जो गैसेस पीछे वाले चेंबर से आ रही है, यानी कि जो लेड चेंबर से कुछ अनरिएक्टेड गैसेस रह गई हैं। लेड चेंबर में गैसेस क्या थी, नाइट्रोजन थी, NO था, NO2 था, सल्फर डाइऑक्साइड था और O2 था। उसको हम गेल एसिड टावर में लेके, ये टावर भी हर तरफ से लेड कंपार्टमेंट का बना है और कोक के साथ सॉक्ड है। कोक का मतलब है अंदर इसके कार्बन की लाइनिंग है। हाँ जी, इसके अंदर कार्बन की लाइनिंग है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद उसको सिर्फ एक वो इन्वायरमेंट और अनरिएक्टेड गैसेस को एब्जॉर्ब कराना है। यहाँ से वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कराएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना के निकालेगा, लेकिन फिर कार्बन डाइऑक्साइड समटाइम इम्प्योरिटी के तौर पर भी एक्ट करती है। तो इसका काम अनरिएक्टेड गैसेस को एब्जॉर्ब कराना है और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन को मेंटेन करना है। ठीक है, ठीक। अब जो आपके पास गेल एसिड टावर में नाइट्रोसो सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा वो 78% तक है। मेरे अकॉर्डिंगली ये 70% से भी कम सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन होगी।
इस सल्फ्यूरिक एसिड को भी हम वापस कहाँ भेजेंगे, ग्लोवर टावर में भेजेंगे। ये देखिए 78% और वापस इसको कहाँ भेजा जाता है, ग्लोवर एसिड को वापस ग्लोवर टावर में भेजा जाता है, क्योंकि इस एसिड में अभी भी आपके पास एब्जॉर्ब है कौन सी गैसेस हैं, NO है, O2 है, SO2 एंड अनरिएक्टेड गैसेस हैं। ये नाइट्रस और सल्फ्यूरिक एसिड को हम गेल एसिड टावर की बेस से कलेक्ट करके ग्लोवर टावर में वापस भेज देते हैं फॉर द रिकवरी ऑफ ऑक्साइड। अब हम बात करते हैं अपने ग्लोवर टावर की। पीछे से हमारे पास लेड चेम्बर से आ रहा है और गेल एसिड टावर से आ रहा है। ग्लोवर टावर जो है वो अब दो तरह का उसके अंदर मटेरियल है, सल्फ्यूरिक एसिड दो रीजन से आ रहा है और इसके अंदर ये खुद भी किसके साथ कनेक्टेड है, पाइराइट बर्नर के साथ कनेक्टेड है और नाइट्रस बोर्ड के साथ है। गैसेस जो है वो पीछे से जो एंटर हो रही है ग्लोवर टावर में, ग्लोवर टावर भी पूरा लेड से बना हुआ है, मटेरियल को थोड़ी देर के लिए रिटेन करेगा। ये ग्लोवर टावर दो टैंक्स के साथ कनेक्टेड है एट द टॉप। ये जो दो टैंक्स की बात करें, अब ये लेड चैम्बर वाले टैंक की बात करें और गेल एसिड टावर की बात करें, एक के अंदर डाइल्यूट चैम्बर है, ग्लोवर लेड चैम्बर से आपके पास डाइल्यूट एसिड आया था और दूसरा टावर जिसको हम गेल एसिड टावर कह रहे हैं वहां से हमारे पास नाइट्रेटेड एसिड आया था जिसको हम नाइट्रोस और सल्फ्यूरिक एसिड कह रहे हैं। ये दोनों चैम्बर किसके साथ कनेक्टेड है, ग्लोवर टावर के साथ कनेक्टेड है। ये दोनों एसिड चैम्बर स्लोली नीचे की तरफ फॉल करेंगे, हॉट गैसेस के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ग्लोवर टावर में आपके पास 4 रिएक्शंस या 5 रिएक्शंस होंगे। बर्निंग गैसेस जो है वो कूल करेंगी। अब इसमें जो बर्निंग गैसेस हैं वो आपके पास वही बेसिक इंग्रेडिएंट है, NO है, NO2 है, SO2 है और O2 है। कंसंट्रेशन चेंबर है, पीछे से जो सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है हम उसको प्यूरिफाई करने की कोशिश करें अप टू 80% तक। इसके अलावा पीछे से पाइराइट बर्नर से जो SO2 आ रहा है वाटर के साथ रिएक्शन करा के उसको सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज कर रहे हैं। जो अनरिएक्टेड NO है और NO2 है उसको नाइट्रोस और सल्फ्यूरिक एसिड फर्दर बनाने के लिए चेंज कर रहे हैं और जो अनरिएक्टेड बर्निंग गैसेस हैं उसको ठंडा करके वापस कलेक्ट कर रहे हैं बैक। ये कुछ काम है जो ग्लोवर टावर कर रहा है। ग्लोवर टावर इतना सिंथेसिस का काम नहीं करता जितना प्यूरिफिकेशन का काम करता है और जितना गैसेस की कलेक्शन का काम करता है। मैम ये फ्लिंट पीसेस, हम फ्लिंट पीसेस कहते हैं, ये मिनरल क्वार्ट्स हैं, सिर्फ हीट के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यूज किए जाते हैं फ्लिंट पीस। क्वार्ट्स यानी कि जैसे क्वार्ट बेस्ड मटेरियल, जैसे शीशे जैसा मटेरियल नहीं होता, ये नेचुरल फ्लिंट पीसेस हैं, उसके ऊपर ये रिएक्शन करवाया जाता है। ठीक है, जैसे बजरी के ऊपर से पानी गुजारना बिल्कुल वैसे ही है, एसिड उसके ऊपर से गुजारा जाएगा। फिर आपके पास प्यूरिफिकेशन करते हैं। हाँ जी, फिर प्यूरिफिकेशन नहीं करता, ये सिर्फ स्लो ड्रेनिंग करता है, उसकी एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब करता है, गैसेस को पकड़ता है और सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड को ड्रेन करता है नीचे चेंबर में। पहले ऊपर वाले चेंबर में फिर सल्फ्यूरिक एसिड आएगा, नीचे कूलर्स लगा के अब हम इसको ठंडा करेंगे। ग्लोवर टावर के नीचे आपको कूलर वाला सेक्शन नजर आएगा जो इसके इर्द गिर्द कंटिन्यूसली ठंडा पानी सर्कुलेट करता है ताकि पीछे से जो सल्फ्यूरिक एसिड के वेपर्स आ रहे हैं अब हम उसको ठंडा कर सकें। कॉइल्ड ऑफ लेड पाइप जिसके अंदर ठंडा पानी सर्कुलेट कर रहा है, कूलर्स के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब जो एसिड ग्लोवर टावर से आ रहा है उसका टेम्परेचर था 130 से 150। अब जब वो कूलर वाले रीजन को छोड़ेगा तो उसका टेम्परेचर रह जाएगा 30 से 35 डिग्री। अब ये जो आएगा, अब हम इस टेम्परेचर के ऊपर अब हम इसकी प्यूरिफिकेशन करेंगे। जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज शामिल हो जाती है पीछे वाले रिएक्शन से। अभी क्लास का टाइम एंड होने लगा, मैं एंड करके लेक्चर दोबारा लिंक दोबारा शेयर करते हैं, फिर उसके बाद हम इसका प्यूरिफिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक।